देश और दुनिया की सबसे मशहूर कहानियाँ हिंदी में रोशनी के संग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की मुलाकात के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विक्टर ह्यूगो द्वारा लिखी गई कहानी एक रात का अपराधी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मुलाकात। अपराध की दुनिया में नव आगंतुकों के लिए बनी जेल के साथ बनी सजा याफ्ता कैदियों की जेल एक जीवंत विरोधाभास है। न केवल दुष्कर्मियों का प्रारंभ और अंत ही आमने सामने है, वरन दोनों व्यवस्थाएं भी आमने सामने हैं। एकांत कारावास और सामूहिक कारावास। इस प्रश्न का उत्तर भी इसी से निश्चित हो जाता है। एकांत कारावास की काल कोठरी और तहखाना पुराने और नए जेल के मौन द्वंद्व युद्ध की तरह हैं। एक ओर हैं सभी सजा याफ्ता कैदी, 17 वर्षीय बच्चे, 70 वर्षीय वृद्धों के साथ, 13 माह की सजा के साथ आजन्म कारावासी। दाढ़ी रहित लड़का जिसने सेब चुराया था और भरी सड़क का हत्यारा जिसे प्लेस सेट जैक्स में झूमा झपटी के बाद प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के चलते तूलों भेजा गया। कुछ हद तक निरपराध और समयबद्ध सजा याफ्ता भी नीली आंखों वाला और सफेद दाढ़ी वाला, सभी कीड़े मकोड़ों से भरे, वर्कशॉप में नीम अंधेरे में सिलाई और अन्य काम बिना एक दूसरे को देखे मजबूरी में करते रहते हैं, जहां एक समूह उम्र से डरता रहता है और दूसरा उनके गर्म खून से। दूसरी ओर उस विशाल तिमंजिला बिल्डिंग के अपने अपने कोठरी में कैदी मधुमक्खियों के छत्ते की तरह बंद हैं। पड़ोसी हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं देखते। छोटी छोटी कुटियों से बसा एक शहर ही है जहां बच्चों के सिवाय कोई नहीं रहता। ऐसे बच्चे जो एक दूसरे से अपरिचित हैं, जो बरसों पड़ोस में रहने के बावजूद एक दूसरे के पैरों की पदचाप की गूंज या आवाज तक नहीं सुनते। दीवारों में बंद नर्क, मेहनत, पढ़ाई, औजार, पुस्तकें, नींद, 8 घंटे आराम, 1 घंटा दीवारों से घिरे आंगन में, 1 घंटा खेलना, सुबह शाम प्रार्थना। कभी सोचा भी है? एक ओर है मल कुंड और दूसरी ओर खेती। आप सेल में जाते हैं, एक लड़का गंदी सी खिड़की से आती रोशनी में बेंच के पास खड़ा दिखता है। खिड़की का 1 फुट पल्ला ऊपर तक उठाया जाता है। लड़का नहा धोकर मोटा सर्ज पहने शांत गंभीर दिखाई देता है। काम बंद कर वह सल्यूट करता है। आप उससे प्रश्न करते हैं और वह उत्तर देता है, गंभीर नजरों के साथ, दबी जुबान में। वहां कुछ कैदी ताले बना रहे हैं, दिन में 1 दर्जन। दूसरे फर्नीचर में नक्काशी कर रहे हैं। परिस्थितियां उतनी ही हैं जितनी कहानियां हैं, जितने गलियारे हैं उतनी ही वर्कशॉप्स। यहाँ लड़के लिख पढ़ भी सकते हैं। यहाँ जेल में जहाँ एक शिक्षक ज्ञान के लिए है तो एक व्यायाम के लिए भी है। ये खाम ख्याली मत पाल लीजिएगा कि नम्रता और सौम्य व्यवहार के कारण जेल में दंड अपर्याप्त होंगे। नहीं, वे पर्याप्त पीड़ादायक हैं। सभी कैदियों पर दंड के अलग अलग निशान स्पष्ट दिखते हैं। आलोचना में तर्क तो बहुत से दिए जा सकते हैं। सेल व्यवस्था को ही ले, बहुतेरे सुधार अपेक्षित हैं, लेकिन वर्तमान में वे आधे अधूरे और अपर्याप्त हैं। ये अवश्य है कि अन्य जेल व्यवस्थाओं से तुलना करें तो वे पर्याप्त प्रशंसनीय हैं। कैदी दसों दिशाओं से बंद, आज़ादी केवल काम करते समय उपलब्ध रुचि मात्र उसमें जिसे वह बनाता है, बस। परिणाम स्वरूप वह लड़का जो सभी काम धंधों से घृणा करता था, वही सर्वाधिक मेहनती मैकेनिक बन जाता है। जब भी किसी को एकांत कारावास बंद कर दिया जाता है तो वह अंधेरी काल कोठरी में भी रोशनी की किरण को तलाश ही लेता है। अभी उस दिन मैं जेल देखने गया तो साथ चल रहे गवर्नर से पूछा, क्या तुम्हारे यहाँ कोई मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति है? जी है। मार्क ट्वीस नाम है उसका, जिसने एक लड़की की हत्या तोरिक्से में की थी। वह उसे लूटना चाहता था। मैं उससे मिलना चाहूँगा, मैंने कहा था। सर, गवर्नर ने उत्तर दिया था, मैं यहाँ आपके आदेशों का पालन करने के लिए हूँ, किंतु मैं आपको मृत्युदंड पाए व्यक्ति की कोठरी में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता। क्यों नहीं? सर, पुलिस नियमों के अनुसार मैं सभी को मृत्युदंड के सेलों में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। इस पर प्रतिरोध करते मैंने कहा, मैं पुलिस नियमों से तो परिचित नहीं हूँ जेल निदेशक, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि कानून मुझे अनुमति देता है। कानून के अनुसार जेल चैम्बर्स की शासन अधीन है और जेल के सभी अधिकारी फ्रांस के पेयर्स के अधीन हैं, जो उनके कार्य की समीक्षा कर उचित निर्णय ले सकते हैं।
जब भी कहीं कोई दुर्व्यवहार होता है, विधायिका उसकी जांच कर सकती है। मृत्युदंड प्राप्त के लिए कोठरी में नियम विरुद्ध क्रियाकलापों की पर्याप्त आशंका है, अतः उसमें जाना मेरा कर्तव्य है, उसे खोलना आपका। कोई उत्तर न दे गवर्नर मुझे साथ ले आगे बढ़ गया था। फूलों के कुछ पौधे आंगन को घेर कर बने गलियारे में लगे थे। ये कैदियों के खेलने और कसरत करने का मैदान था। आंगन को 4 ऊंची बिल्डिंग घेरे में बनाया गया था। गलियारे की एक बिल्डिंग के बीचों बीच लोहे का एक भारी भरकम दरवाजा था। उसका एक छोटा फाटक खुला और मैंने स्वयं को पत्थरों से बने छोटे कमरे नुमा धुंधले गलियारे में पाया। मेरे सामने ये 3 दरवाजे, एक सामने और शेष 2 दाएं और बाएं, 3 वजनदार दरवाजे जिनमें लोहे की जालियां मढ़ी थीं, खुल गए। ये 3 दरवाजे 3 सेलों के थे, जिनमें प्राणदंड पाए अपराधी, न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट में भेजी अपनी अपीलों के निर्णय की प्रतीक्षा करते थे। इसका सामान्य अर्थ था 2 माह की प्रतीक्षा। 2 से अधिक सेल आज तक कभी भरे नहीं हैं, गवर्नर ने कहा था। बीच वाले सेल का दरवाजा खोला गया। इस समय केवल इसी सेल में कैदी था। मैं भीतर चला गया था। मेरे दहलीज पार करते ही एक व्यक्ति तेजी से खड़ा हो गया था। वह आदमी सेल के दूसरे छोर पर था। मैंने उसे आसानी से देख लिया था। मरियल सी रोशनी ऊपर बनी गहरी सी खिड़की से निकल उसके सर पर पड़ रही थी, जिससे उसकी पीठ चमक रही थी। उसका सिर नंगा था और गर्दन भी। वह जूते और स्ट्रेट वेस्ट कोट और भूरे रंग का ऊनी पतलून पहने था। मोटी भूरी लिनन की वेस्ट कोट की बाहें सामने की ओर गांठ लगाकर बंधी थी। तंबाकू से भरे पाइप को पकड़े हाथ अलग ही दिखाई पड़ रहा था। दरवाजा खुलने के समय वह उसे जलाने ही जा रहा था। यही था सजा याफ्ता। बरसते आकाश की हल्की सी झलक के अतिरिक्त खिड़की से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ समय तक वही खामोशी वहां पसरी रही। अंदर से मैं इतना विचलित था कि मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। वह बमुश्किल 22-23 वर्ष का युवक था। उसके भूरे बाल स्वाभाविक रूप से घुंघराले थे और छोटे छोटे कटे थे, लेकिन दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें नीचे झुकी हुई थीं और दुष्टता उनसे स्पष्ट झलक रही थी। उसकी नाक चपटी और माथा संकरा। कान के पीछे की हड्डियां बढ़ी हुई थीं, जो अपशगुनी मानी जाती हैं। गवारों जैसा मुंह और बाया गाल सूजा हुआ था, जो किसी दर्द का परिणाम था। पीली रंगत के साथ उसका चेहरा खिंचा हुआ था। बहरहाल हमारे भीतर आते ही उसने मुस्कुराने की भरसक कोशिश की थी। वह सीधे तनकर खड़ा था। उसका बिस्तर उसके बाईं ओर था। पहिए वाला नीचा सा पलंग, जिस पर पूरी संभावना है वह हमारे आने से पहले लेटा हुआ था, और उसके दाहिने अनाड़ी तरीके से पीले रंग से पेंट की गई छोटी सी टेबल थी, जिसका ऊपरी भाग संगमरमरी रंग से पेंट किया गया था। टेबल पर चमकती मिट्टी की प्लेटों में सब्जियां, कुछ गोश्त, ब्रेड का टुकड़ा और तंबाकू से भरा चमड़े का पाउच रखा था। टेबल के पास बांस की एक कुर्सी रखी थी। यह चौकीदारों वाला भयानक सेल नहीं था। अच्छा खासा लंबा चौड़ा हल्के पीले रंग से पुता कमरा था, जिसमें पलंग, टेबल, कुर्सी, पॉलिश किया मिट्टी का स्टोव और खिड़की के सामने की दीवार पर शेल्फ थी, जिसमें पुराने कपड़े और पुरानी क्रॉकरी रखी थी। एक कोने में एक गोल कुर्सी रखी थी, जिसने पुराने जेलों के घटिया टब की जगह ले ली थी। सब कुछ साफ सुथरा था, पर्याप्त व्यवस्थित और घरेलूपन से भरा, जिसकी अनुपस्थिति में वस्तुओं का आकर्षण खो जाता है। लोहे की सलाखें लगी खिड़की खुली थी। खिड़की की सहायता के लिए 2 बड़ी चेनें सजा याफ्ता के सर के ऊपर 2 कीलों से लटक रही थी। स्टोव के पास 2 व्यक्ति खड़े थे, तलवार लिए एक सिपाही और एक वार्डर। सजा याफ्ता अपराधियों के साथ सदैव 2 कर्मचारी तैनात रहते हैं, जो उन्हें दिन रात कभी भी अकेले नहीं छोड़ते। हर 3 घंटों में उनका स्थान दूसरे पहरेदार ले लेते हैं। इन सभी पर मेरा ध्यान एक साथ नहीं गया था। मेरा पूरा ध्यान कैदी पर केंद्रित था। एम पिलार डी विलेन्यू मेरे साथ ही थे। इस खामोशी को तोड़ते उन्होंने कहा था, मार्क्वीस। उन्होंने मेरी ओर इशारा करते कहा, ये सज्जन तुम्हारे हित में तुमसे मिलना चाहते हैं। महोदय, मैंने कहा, यदि आपको कोई शिकायत हो तो मैं सुनने के लिए उपस्थित हूँ। सदा याफ्ता ने सिर झुका एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है सर। मैं यहाँ पर्याप्त सुविधाओं के साथ हूँ। ये सज्जन पर्याप्त दयालु हैं और मुझसे बातचीत करने को सदैव तत्पर रहते हैं। गवर्नर भी मुझे देखने बीच बीच में आते रहते हैं। तुम्हें भोजन किस प्रकार का मिलता है? मैंने पूछा। बहुत अच्छा है सर, मुझे दुगना राशन दिया जाता है। फिर कुछ पल रुककर कहा था,
दुगना राशन हमारा अधिकार है। और हाँ, मुझे सफ़ेद ब्रेड भी मिलती है। मैंने ब्रेड के टुकड़े पर नज़र घुमाई, वह सफ़ेद थी। उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा था, जेल में ब्रेड ऐसे मिलती है जिसकी मुझे आदत नहीं पड़ी है। सेंट पेलाजी में जहां मुझे गिरफ्तार कर रखा गया था, हम युवकों ने तो एक सोसाइटी ही बना ली थी, दूसरों से अलग रहने के विचार से, ताकि हमें सफ़ेद ब्रेड मिल सके। उसके उत्तर को कुरेदने के विचार से मैंने प्रश्न किया था, यहाँ की तुलना में क्या तुम्हें सेंट पेलाजी में बेहतर महसूस होता था? सेंट पेलाजी में मैं ठीक था और यहाँ भी हूँ। तुमने कहा कि तुम दूसरों के साथ मेलजोल पसंद नहीं करते। दूसरों से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? दरअसल वहां बहुत बड़ी संख्या में साधारण लोग थे, उसका उत्तर था। सदा याफ्ता चावाने गली के एक पोटर का बेटा था। अच्छा, क्या तुम्हारा पलंग आरामदायक है? मैंने जानना चाहा था। उसके कुछ कहने के पूर्व ही गवर्नर ने चादर उठाते हुए कहा, जी सर, बालों से भरे गद्दे नहीं, 2 गद्दे और 2 कंबल ये दिए गए हैं, और 2 तकिए भी, मार्क्वीस ने जोड़ा था। और तुम्हें नींद तो अच्छी आती है ना? मेरा प्रश्न था। उसने कुछ हिचकते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छी। पलंग पर एक फटी सी पुस्तक खुली रखी थी। तुम पढ़ते भी हो? जी सर। मैंने पुस्तक उठा ली थी। वह पिछली सदी में प्रकाशित एब्रिजमेंट ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री थी। उसके शुरुआती पन्ने और जिल्द फटी हुई थी। कॉन्स्टेंस झील के वर्णन पर पुस्तक खुली हुई थी। सर, गवर्नर ने मुझसे कहा था, ये पुस्तक मैंने ही इसे पढ़ने को दी है। मैंने मार्क्वीस की ओर मुड़कर कहा था, क्या ये पुस्तक तुम्हें पसंद आ रही है? यस सर, उसने तुरंत उत्तर दिया था। गवर्नर साहब ने मुझे वॉइसेस ऑफ ला पेरोज और कैप्टन कुक भी पढ़ने को दी है। मेरी रुचि अन्वेषकों के साहसिक अभियानों में है। मैं इन्हें पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं इन्हें दोबारा प्रसन्नता के साथ पढ़ूंगा और उन्हें 1 वर्ष या 10 वर्ष बाद फिर से पढ़ूंगा। उसने ये नहीं कहा था कि मैं पढ़ सकता हूँ, वरन मैं पढ़ूंगा कहा था। वह बातूनी था और उसे अपनी आवाज़ सुनना पसंद था। हमारे महान अन्वेषक पाठ्य पुस्तक जैसी है। वह एक अखबार की तरह बात कर रहा था। उसकी कई बातों का सार यह था कि उसमें स्वाभाविकता का अभाव है। मृत्यु के सामने सब कुछ विलुप्त हो जाता है सिवाय कृत्रिमता के। भलाई और बुराई लुप्त हो जाती हैं। उदार व्यक्ति कटु, असभ्य, विनम्र, लेकिन कृत्रिम व्यक्ति कृत्रिम ही रह जाता है। यह विचित्र है कि मृत्यु के स्पर्श के बावजूद वह आपको सहजता और सरलता प्रदान नहीं करती। वह एक निर्धन लेकिन घमंडी कारीगर था। कुछ अंशों में कलाकार जिसे कमोवेश अहम ने बर्बाद कर दिया था। अपनी औकात से बाहर निकले ऐशो आराम करने के विचार उसके मन में दृढ़ थे। अपने पिता की डेस्क से उसने 100 फ्रैंक चुराए और दूसरे दिन मनोरंजन और दुर्व्यसनों में लिप्त रहने के बाद उसने एक लड़की को लूटने का प्रयास किया, जिसमें उसकी हत्या कर दी। ये एक भयानक नसैनी है, जिसके बहुत से डंडे हैं, जिसका प्रारंभ घर में चोरी से लेकर हत्या तक पिता की डांट से हथकड़ियों तक है। लासेनियर और पॉलमैन जैसे शातिर अपराधियों को जिन्हें चढ़ने में 20 वर्ष लगे थे, लेकिन इस युवक ने, जो कल तक एक सामान्य सा किशोर था, उसने इस पायदानों को 24 घंटों में पार कर लिया था। जैसा गलियारे में मिले एक पूर्व स्कूल शिक्षक अपराधी ने कहा था, उसने सभी सीढ़ियां एक ही छलांग में पार कर ली हैं। कैसा नर्क है ऐसा भाग्य। कुछ मिनटों तक वह पुस्तक के पन्ने पलटता रहा था और मैंने कुछ समय बाद आगे प्रश्न किया था, क्या तुम्हारे पास अपने जीवन यापन का कभी कोई साधन नहीं रहा है? उत्तर में उसने सर उठाकर पर्याप्त गर्व से कहा, बिल्कुल था। फिर उसने विस्तार से बताना शुरू कर दिया। उसे रोकने का मैंने कोई प्रयास नहीं किया था। मैं फर्नीचर डिज़ाइन किया करता था। मैंने वास्तुकला का अध्ययन किया है। मुझे मार्क्वीस कहकर पुकारा जाता था। मैं शिष्य हूँ। उसने लूव्र के पूर्व वास्तुविद एम वायलेट लेडुक का नाम लिया था। मैंने मार्क्वीस के साथ ही लेडुक का नाम लिया, लेकिन उसने अभी अपनी बात पूरी नहीं की थी। मैंने कैबिनेट निर्माताओं के लिए जर्नल ऑफ डिज़ाइन का प्रकाशन शुरू किया था। मैंने पर्याप्त प्रगति भी कर ली थी। कारपेट निर्माताओं को मैं रेनेसां शैली में कुछ डिज़ाइनें देना चाहता था जो उनके व्यवसाय के अनुकूल हों। ऐसी डिज़ाइनें जो उनके पास कभी रही ही नहीं, और वे अक्सर अनुपयुक्त शैली में बनाने को बाध्य होते हैं। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा था, तुमने उसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया? मेरी योजना असफल हो गई थी सर। उसने बहुत जल्दी से उपरोक्त शब्द कहे और फिर आगे अपनी बात शुरू कर दी।
बहरहाल मेरा उद्देश्य उससे कमाई करने का नहीं था। मेरे पास प्रतिभा थी, अपनी डिजाइनें मैं बेच दिया करता था। उन्हें अपनी मनचाही कीमत पर बेचने की स्थिति में अंततः मैं पहुंच सकता था। फिर क्यों? चाहकर भी मैं स्वयं को कहने से रोक नहीं सका था। उसने मेरा मंतव्य समझ लिया और उत्तर दिया, सच तो यह है कि मैं स्वयं भी नहीं जानता। मेरे मन में विचार आया तो था, लेकिन इस विषय पर चर्चा इस समय तो समीचीन नहीं है, कम से कम इस निर्णायक दिन में। निर्णायक दिन? कहकर वह कुछ पल रुक गया था और फिर लापरवाही से कहा था, खेद है कि मेरे पास यहाँ मेरी डिजाइनें नहीं हैं, अन्यथा मैं आपको उनमें से कुछ अवश्य ही दिखाता। मैंने कुछ लैंडस्केप भी पेंट किए थे। एम लेडूक ने मुझे वाटर कलर पेंटिंग करना भी सिखलाया था। सिसेरी शैली में मैंने सफलता भी प्राप्त कर ली थी। मैंने कुछ काम ऐसे भी किए थे जिन्हें देख आप सिसेरी घोषित कर देते हैं। मुझे ड्राइंग बेहद पसंद है। सेंट पेलाजी में मैंने अपने बहुत से साथियों के साथ पोर्ट्रेट क्रेयॉन से ही बनाए थे। उन्होंने मुझे वाटर कलर भीतर ले जाने की अनुमति ही नहीं दी थी। क्यों? मैंने बिना कुछ सोचे विचारे पूछा था। उत्तर देने में वह कुछ हिचकिचा गया था। उधर प्रश्न के बाद मैं पछताने लगा था, क्योंकि मेरी समझ में कारण अचानक ही आ गया था। सर, कह कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा था, कारण यह है कि उनका विचार है कि रंगों में जहर होता है, जबकि वे गलत थे। वे तो वाटर कलर थे। लेकिन गवर्नर ने तुरंत ही टोक कर कहा था, सिंदूर में कुछ मात्रा में जहर होता है। हो सकता है, उसने उत्तर दिया था। सच ये है कि उन्होंने मुझे अनुमति नहीं दी और मुझे क्रेयॉन से ही संतुष्ट होना पड़ा था। कुछ पोर्ट्रेट अच्छी बनी थी। अच्छा, तुम यहाँ क्या करते हो? अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। इतना कहकर वह खामोश रह कुछ सोचता रहा था और फिर कहा था, मैं अच्छे रेखांकन भी कर सकता हूँ। अपने वेस्ट कोट की ओर इशारा कर कहा था, वह मुझे परेशान नहीं करती। कितनी ही विरोधी परिस्थितियां क्यों ना हो, व्यक्ति चित्र तो बना ही सकता है। उसने हथकड़ियों में बंद हाथों को हिलाते हुए कहा, और फिर ये लोग पर्याप्त सज्जन हैं। इन्होंने मुझे बाहें मोड़ने की अनुमति पहले ही दे दी है। लेकिन मैं तो इसके अतिरिक्त भी कुछ करता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। तुम पादरी से तो मिलते होंगे? जी सर, वे मुझसे मिलने आते हैं। इतना कहकर उसने गवर्नर की ओर मुड़कर कहा, लेकिन मैंने अभी तक एम्बे मांतेस को नहीं देखा है। उसके मुंह से इस नाम को सुनना मुझे खासा शैतानियत भरा लगा। अपनी जिंदगी में मैंने केवल एक ही बार एबे मांतेस को देखा था। वे गर्मियों के दिन थे। तभी मैंने उसे पांतोचेंज में एक गाड़ी में लॉवेल को फांसी चढ़ाने ले जाते देखा था। बहरहाल गवर्नर ने ही उससे उत्तर दिया था, वह दरअसल बूढ़ा हो गया है, 86 वर्ष का होने को आ गया है। बेचारा तभी आ पाता है जब उसकी सेहत अनुमति देती है। 86? मेरे मुंह से निकल गया था, क्योंकि उसकी देह शक्तिहीन हो गई है। इसी की तो उसे लंबे समय से आवश्यकता थी। उसकी उम्र में पहुंच व्यक्ति ईश्वर के इतने निकट पहुंच जाता है कि वह आराम से प्यारे सुंदर शब्दों का उच्चारण कर सकता है। उससे मिल मुझे तो प्रसन्नता ही होगी, मार्क्वीज ने हड़बड़ाते हुए कहा था। अरे, आस पर तो आसमान टिका है, मैंने कहा। ओह, उसने कहा, प्लीज मुझे निराश न करें। अभी तो अपील अदालत को भेजा मेरा आवेदन है और साथ ही मैंने एन ग्रेस से भी प्रार्थना की है। जो सजा मुझे दी गई है, हो सकता है उसे रोक दिया जाए। मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि जो सजा दी गई है वह न्यायोचित नहीं है, लेकिन वह कुछ अधिक कठोर अवश्य है। उन्हें कम से कम मेरी आयु पर तो ध्यान देना चाहिए था। साथ ही मुझे बाह्य परिस्थितियों का लाभ भी देना चाहिए था, और कम से कम मेरी आयु पर तो ध्यान देना ही चाहिए था। और फिर मैंने सम्राट से भी क्षमा याचना की अपील की है। मेरे पिता ने, जो मुझसे भेंट करने आते रहते हैं, उन्होंने इस संबंध में मुझे बहुत विश्वास दिलाया है। स्वयं एमले ड्यूक ने सम्राट को पिटिशन दी है। एमले ड्यूक मुझसे भली भांति परिचित हैं। वे अपने शिष्य मार्क्वीज को जानते हैं। सम्राट उनकी बात को टालने के आदी नहीं है। उनके लिए मेरे क्षमादान को नकारना तो असंभव ही है। मैं जेल मुक्ति नहीं चाहता, लेकिन इतना कहकर वह खामोश हो गया था। हाँ, मैंने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हिम्मत रखो। तुम्हारे एक ओर हैं तुम्हारे न्यायाधीश और दूसरी ओर हैं तुम्हारे पिता, लेकिन इन दोनों के ऊपर हैं तुम्हारे वास्तविक पिता और न्यायाधीशों के भी न्यायाधीश, स्वयं प्रभु।
जो तुम्हें दंड देने की कतई आवश्यकता महसूस नहीं करते। साथ ही वे क्षमा सागर हैं, अतः आशा रखना ही श्रेयस्कर है। धन्यवाद सर, मार्क्विस ने उत्तर दिया था। एक बार फिर वहां मौन पसरकर गहरा गया था। कुछ देर बाद मैंने ही उसे तोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है? आंगन में टहलने के लिए कभी कभार जाना चाहता हूँ बस। अभी मुझे दिन में मात्र 15 मिनट की ही अनुमति है। ये तो पर्याप्त नहीं है, मैंने गवर्नर से कहा। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। ऐसा कीजिए, यदि 2 सिपाही पर्याप्त ना हो तो 4 की व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन इस युवक को शुद्ध हवा और सूरज की रोशनी से वंचित ना रखें। आखिर जेल के बीचों बीच है आंगन, हर कहीं दरवाजे और लोहे की सींगचे हैं। इन सबको घेरे हैं 4 ऊंची ऊंची दीवारें। 24 घंटों का 4 सिपाहियों का पहरा, स्ट्रेट वेस्ट कोट, प्रत्येक मोड़ पर संतरी। 2 संतरी चक्कर लगाते रहते हैं और 7 फुट ऊंचे 2 परकोटे। भला आपको आशंका किस बात की है? एक कैदी को आंगन में चहलकदमी की अनुमति तो देनी ही चाहिए, यदि उसकी इच्छा है तो। गवर्नर ने सिर झुकाते हुए कहा था, आपका कथन उचित है सर, मैं आपके सुझाव पर अमल करूंगा। इस पर सजा याफ्ता ने गदगद हो बार बार आभार प्रकट किया था। अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैंने उससे कहा था। ईश्वर पर ध्यान लगाओ और हिम्मत रखो, बस। रखूंगा सर, हिम्मत रखूंगा। वह मेरे साथ दरवाजे तक आया था, लेकिन मेरे बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद हो गया था। गवर्नर मुझे दाहिनी ओर के सेल में ले गया था। पहले की तुलना में कुछ बड़ा था। उसमें मात्र एक पलंग और बर्तन रखे थे। यहीं इसी सेल में पॉलमन को रखा गया था। जो 6 सप्ताह उसने यहाँ व्यतीत किए थे, उनमें उसने इन्हीं पट्टियों के फर्श पर चल चलकर 3 जोड़ी जूते घिस डाले थे। वह चलना कभी बंद ही नहीं करता था। अपनी कोठरी में प्रतिदिन 15 लीग चला करता था। ये तो भयानक ही था। यहीं पर जोसेफ हेनरी भी रहा है ना? मैंने गवर्नर से पूछा था। जी हाँ, लेकिन वह पूरे समय अस्पताल में ही रहा था। वह बीमार था, लेकिन हमेशा पत्र लिखता रहता था। मोहर लगाने वाले को, राज्यपाल प्रमुख को, चांसलर को, महान रिफाउंडरी को पत्र, 4-4 पृष्ठों के पत्र, वह भी बारीक हस्तलिपि में। एक दिन मैंने उससे हंसते हुए कहा था, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें अपना लिखा पढ़ने को बाध्य नहीं किया जाता, समझे? उन पत्रों को कभी भी किसी ने नहीं पढ़ा था। वह मूर्ख था, मूर्ख। जेल से बाहर निकलने के पहले गवर्नर ने 2 घेरे या घिरी हुई 2 गलियों, ऊंची दीवारों, कहीं कहीं लगी हरियाली, प्रत्येक 30 कदम पर बने संतरी बॉक्सों को एक एक कर इशारा कर दिखाया। इसके बाद उसने सजा याफ्ताओं के सेलों की खिड़कियों की ओर इशारा किया था, जहां 1 वर्ष पूर्व 2 संतरियों ने स्वयं को गोली मार ली थी। उन्होंने राइफलों से अपने सिर ही उड़ा दिए थे। गोलियों के खोल संतरी बॉक्स में मिले थे। दीवार पर लगे खून के धब्बों को बरसात ने धो दिया है। एक ने तो इसलिए गोली चला ली थी क्योंकि उसके पास से गुजरते ऑफिसर ने उसे बिना राइफल के पकड़ लिया था, जिसे वह संतरी बॉक्स में छोड़ आया था। उसके पास से गुजरते ऑफिसर ने कहा था, पुलिस हिरासत में 15 दिन। दूसरे ने गोली क्यों मारी, हमें कभी पता ही नहीं चल सका। आपका क्या ख्याल है विक्टर ह्यूगो की इस कहानी के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपकी दोस्त रोशनी, और अब समय हो गया है हमारी मुलाकात को समाप्त करने का। ऐसे ही हमारी कहानियाँ सुनते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। जल्द ही मिलूंगी मैं आपको एक नई कहानी के साथ।